आज हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी हैं। ये 1987 में एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड्स थे उनको हैंडल कर रहे थे और इनको म्यूचुअल फंड्स की बहुत अच्छी जानकारी है। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम शेयर्स मार्केट के बारे में बात करते हैं तो उसमें पहला जो कैप्शन आता है कि लगभग 76% जो लोग हैं वो पैसा गंवाते हैं। तो ये इट इज़ ए वेरी हाई रिस्क गेम। तो किस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करता है, कैसे म्यूचुअल फंड को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या इसमें प्लस हैं, क्या क्या माइनस है, इन सब बारे में हम एक सीरीज शुरू करते हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम बाद में लेंगे। तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, तो सर ऐसा है कि हमारे दर्शकों को आप, क्योंकि आपका लगभग देखा जाए 38 साल का अनुभव है इन शेयर्स मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, आपने वो दौर भी देखा हर्षद मेहता वाला। तो आप सर ये बताइए कि कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत चर्चा हो रही है और बहुत लोग खास तौर से कोविड के बाद इस ओर दौड़ रहे हैं। तो उसके पहले हमारी समझ में ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। मुझे एक चीज़ याद है कि हर्षद मेहता के बूम के समय 1992 में यूटीआई ने एक स्कीम चलाई थी, मास्टर गेन। इस मास्टर गेन स्कीम में हर एक आदमी ने इन्वेस्ट किया लगभग, चाहे वो पान वाला हो या कोई रिक्शे वाला हो, और 2000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि लोग पूछते थे कि मास्टर गेन बनाता क्या है। तो यूटीआई कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो थी नहीं। तो इस अज्ञानता के साथ अगर पैसा लोग लगाएंगे तो नुकसान होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए, म्यूचुअल फंड में एक बिज़नेस है। आप जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो स्टील के बिज़नेस में पैसा लगाता है, होटल के बिज़नेस में पैसा लगाता है, टेलीकॉम में लगाता है, या अन्य वगैरह वगैरह। तो जब आप समझिए कि आप एक बिज़नेस के हिस्सेदार हैं, आपने अगर स्टील का बिज़नेस किया है और आपके पास टाटा स्टील के शेयर्स हैं, तो आप एक तरीके से टाटा स्टील के छोटे से मालिक हैं। अब कंपनी जैसा करेगी, जैसा परफॉर्मेंस होगा, वैसा आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये एक इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो हर समय स्टडी करे कि मैं आज टाटा स्टील खरीदूँ कि जिंदल स्टील खरीदूँ कि भारती एयरटेल खरीदूँ या इंडियन होटल्स खरीदूँ। इस काम के लिए म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हैं, जहां फंड मैनेजर है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक टीम है जो वो हर समय रिसर्च करता रहता है कि किस क्षेत्र में व्यापार अच्छा जा रहा है, उस क्षेत्र में कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे करने वाली है, कौन सी कंपनी पीछे पड़ गई, तो किसके शेयर खरीदें और किसके शेयर ना खरीदें। तो इसलिए लोगों को म्यूचुअल फंड में लगाते हैं लोग, और लगाना चाहिए, ये बात समझ करके कि हम कंपनियों के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब जैसे कंपनियां चलेंगी वैसे हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये अगर हम ये समझ लें तो हमें इस म्यूचुअल फंड से निराशा नहीं होगी। तो सर हम अगर इसको ऐसे कहें, जैसे एक छोटा जो हाउस होल्ड है वो शेयर खरीदता है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आपने शेयर खरीदा, उसमें नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारी उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके बारे में। तो आपको जो एक्सपर्ट की सर्विस मिलती है और जो म्यूचुअल फंड है वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर ये बताइए कि अब जैसे हम शेयर खरीद रहे हैं और म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो जैसे फंड मैनेजर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं फंड, और आजकल तो कई जो बैंक्स हैं उनके भी ऑफशोर्स जो हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड में प्ले कर रहे हैं, तो उसमें हम कितना लगभग वो हम लोगों से चार्ज कर लेते हैं प्रॉफिट? देखिए, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर की फ़ीस है वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, और ये बहुत मामूली होती है, 1-1.5% या कहीं 2% होती है। तो ये कॉस्ट तो हिसाब से ज़्यादा नहीं है, इसको देने में किसी को इतराज़ नहीं है यदि फ़ंड आपका अच्छा चलता है। तो इसमें मेन चीज़ ये है समझने की कि कोई बिज़नेस होता है। अब ये आप अगर शेयर खरीदते हैं एक चीज़ का और आपको समझ में आया घट गया, अब उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल उसको बेचने में हिचकिचाता है, नहीं शायद बढ़ जाए। ये काम फंड मैनेजर के पास एक प्रोफेशनल है, उसकी ट्रेनिंग है, कोई बात नहीं, अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही उसको बेच दो। अब जैसे वोडाफोन आइडिया का शेयर है, अब आया, नहीं चली कंपनी, लोगों ने उसको बेच दिया, आपने दूसरा खरीद लिया। बहुत सारे लोग हैं जो खरीद के बैठे हुए हैं
कि नहीं अभी तो शायद चल जाए। इसलिए फंड मैनेजर्स की फ़ीस तो बिल्कुल वाजिब है, और अलग अलग फ़ंड होते हैं, अलग अलग फंड्स की अलग अलग फ़ीस होती है। अब फंड्स में भी देखिए आज लगभग सभी मेजर बैंक्स ने म्यूचुअल फंड की स्कीम चला दी है, चाहे वो SBI हो, ICICI हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, प्राइवेट ब्रोकर्स ने भी, मोतीलाल ओसवाल है, इन सब ने स्कीम अपनी चलाई है। और इसमें भी अलग अलग सेक्टर की स्कीम है। किसी को अगर आपको बैंकिंग के शेयर में इंटरेस्ट है तो उनके पास बैंकिंग की स्कीम है। अगर आपको ओवरऑल सब में लेना है, लार्ज कैप से बड़ी कंपनियों में लगाना है तो उसकी स्कीम है। अगर छोटी कंपनी में लगाना है, स्मॉल कैप, उसकी भी स्कीम है। तो हर सेक्टर में जिसमें इंडिविजुअल की रुचि है उस पर उसको एक स्कीम अवेलेबल है। अभी एक स्कीम चालू हुई है डिफेंस स्टॉक्स के लिए कि भाई आजकल डिफेंस सेक्टर चल रहा है तो डिफेंस कंपनी में निवेश करने के लिए एक स्कीम चालू है। तो अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो अपने रिस्क एपिटाइट समझ के और 1, 2, 3 म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके और उसमें पैसा लगाना चाहिए। सर ये बताएं कि म्यूचुअल फंड में एक तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये होता है, एक रेगुलर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा प्लान ज़्यादा अच्छा है? देखिए जब ये भी अब हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, और पहले तो लोग जब भी किसी के पास सरप्लस पैसा है म्यूचुअल फंड में लगा दिया और उसके बाद वेट करना है। फिर बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल फंड के NAV घट गए तो लगा कि अरे हमने गलत इन्वेस्ट किया। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ये सुझाव दिया कि भाई घटना और बढ़ना तो स्वाभाविक है, इसलिए आप पैसे को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगाइए, 2, 4, 3 साल में, हर महीने 2 महीने 3 महीने आप लगाते रहिए। तो क्योंकि ये समझना मुश्किल है कि आज मार्केट डाउन है और कल बढ़ जाएगी, कल डाउन भी हो सकती है, फिर आपको लगेगा हमने आज पहले क्यों लगाया, आज लगाया। इसलिए एक सुझाव है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाइए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास कोई लमसम बोनस आया या कुछ आया है तो आप लगाइए, क्योंकि पहली चीज़ तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिजनेस के साइकिल होती है। साइकिल नॉर्मली 2 साल 5 साल जो भी चले। यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका होराइजन कम से कम 5 साल का तो होना चाहिए। ये देखा गया है कि यदि आप 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा सर, एक बात और जो दिमाग में आ रही है कि जैसे कि जब शेयर्स होते हैं, हालांकि एवरेज अगर आप देखो तो जो रिटर्न आता है वो 6, 7, 8, 10% का आता है शेयर्स में भी, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि पिछले लगभग 8-9 साल से मैं शेयर्स कर रहा हूँ। नहीं, और ये नहीं है। हिस्टोरिकली देखिए म्यूचुअल फंड में आप पैसा क्यों लगाएं? म्यूचुअल फंड में इसलिए लगाते हैं कि एक साधारण आदमी के लिए इन सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के क्या एवेन्यूज़ हैं। बैंक डिपॉजिट्स है, नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, या आप गोल्ड खरीद लीजिए या सिल्वर खरीद लीजिए या रियल एस्टेट। गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट के लिए एक चंक चाहिए खरीदने के लिए, छोटा पैसे से काम नहीं चलेगा, रखने के भी संभालना भी मुश्किल होता है। अच्छा, बैंक डिपॉजिट्स में क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्याज की दर बहुत कम हो गई है। इनफैक्ट आज 7% भी नहीं मिल रहा है जगह जगह। छोटे बैंकों में मिल रहा है लेकिन ज़्यादातर बड़े बैंक में नहीं मिल रहा है, 7% का ब्याज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो खुद ही 9% पर लोन दे रहे हैं, तो 7% डिपॉजिट को कहाँ से दे। अब ये आप समझिए कि 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम आई थी जब, और आज 2024 के जो शुरू में 25 के शुरू में 55% का DA है उनका, यानी कि महंगाई 55% हो गई है। ये मोटा मोटा 7% पर एनम बैठती है, और आपको बैंक का ब्याज अगर 7% या उससे कम मिले तो आपका तो कैपिटल नुकसान हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स में ये देखा गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 साल लगाने में 10 से 12% रिटर्न आ रही है म्यूचुअल फंड्स में। तो इसलिए लोग लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, और लगाना चाहिए आज तक के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से, क्योंकि रिटर्न बैंकों से बेटर है और आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा और थोड़ा बढ़ेगा। ये जो आपने शुरू में बात करी थी कि लोगों का नुकसान होता है, मैं समझता हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, या आज सुबह खरीदा कल शाम बेचा, शाम खरीदा परसों बेचा, इसमें निश्चय रूप से घाटा होता है। आप एक बात समझिए ना, पिछले साल से आज तक में निफ्टी का इंडेक्स लगभग बराबर ही रहा है, किसी दिन बढ़ा किसी दिन घटा।
अब यदि कोई आदमी आज खरीद रहा है और कल बेच रहा है तो रोज तो सही नहीं होगा ना, किसी दिन वो गलती करेगा, तो एक दिन सही एक दिन गलती एक दिन सही, तो उसमें तो नुकसान होगा। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग नुकसान करके ही जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई, रिस्क पैरामीटर बताया, और फिर सर ने सलाह दी है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है। आप अगर खुद खरीदते हैं और रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंड देखा गया है कि लोग खुद सॉफ्टवेयर लेकर सुबह खरीदते हैं शाम को बेच देते हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर नुकसान ही होता है। तो उस नुकसान से बचें, और अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप लिखकर हमको बताएं, तो सर की हम एक्सपर्ट सलाह लेंगे। अगले जो एपिसोड होगा उसमें मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ म्यूचुअल फंड जो अच्छा कर रहे हैं या जो रेपुटेड हैं ज़्यादा आपके हिसाब से, तो उनके बारे में भी एनालिसिस हम कुछ म्यूचुअल फंड्स की आप हमारे दर्शकों को दें, जिससे वो अपना निर्णय स्वयं कर पाएँ कि कौन सा किस तरीके से एनालिसिस की जाती है और कौन से म्यूचुअल फंड को खरीदते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।